हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। जैसे कि हमने कंप्लीट फॉरेस्ट्री वानिकी का हिंदी में कोर्स लॉन्च किया था, जिसका पहला वीडियो आप देख चुके होंगे। तो अब हम सेकंड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम अपनी जो टर्मिनोलॉजी है उसे आगे बढ़ाएंगे और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। यदि आपने हमारा सिलेबस डिकोडिंग और पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। उसका लिंक हमारे आई बटन में आप ऊपर वीडियो के ऊपर देख सकते हैं, राइट साइड में। तो आइए फिर हम इस सेकंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा सिलेबस था, जिसे हमने डिस्कस किया था कि हम अभी परिभाषा, शब्दावली और इतिहास एवं पृष्ठभूमि पढ़ने वाले हैं। तो ये इस तरह का हमारा कल वीडियो बना था, जिसे आपने बहुत ज्यादा। तो आइए हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियों में ऊर्जा वानिकी से। तो वानिकी का मतलब आप समझ चुके होंगे कि वानिकी का मतलब है कि पेड़ लगाना, और ऊर्जा वानिकी का मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा के लिए पेड़ लगाना, यानी कि इसमें ऐसी प्रजातियों को शामिल किया जाएगा पेड़ लगाने के लिए जो आपको ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर दे। तो इसे हम देखते हैं। इसमें विशेष रूप से पेड़ या लकड़ी की झाड़ी की तेजी से बढ़ती प्रजातियों से प्राप्त बायोमास या जैव ईंधन से ऊर्जा के उत्पादन के लिए वनों का प्रबंधन शामिल है। यानी कि इसमें ऐसी प्रजातियों का चुनाव किया जाएगा जो बायोमास या जैव ईंधन से ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दे। तो उसके बाद हम देखते हैं बोरियल फॉरेस्ट्री यानी कि बोरियल वानिकी को। जैसे बोरियल को आप जानते होंगे, ये हम आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि बोरियल वन क्या होते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। जो बोरियल वन होते हैं उन्हें हम कहते हैं टैगा वन, यानी कि ऐसे वन जो, जैसे कि आप हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री, और वहीं जो 66 डिग्री, 66.5 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि कनाडा, रशिया, अलास्का, इन सब में जो नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं कोनीफेरस ट्रीज। तो ऐसी जगहों पर जो कोनीफेरस ट्रीज पाए जाते हैं या नुकीली पत्ती वाले जो वन पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है टैगा फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट। तो उन फॉरेस्ट, ऐसी जगहों पर जब हम वानिकी करेंगे यानी कि वृक्ष लगाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, बोरियल वानिकी। यह विश्व के बोरियल क्षेत्रों में वानिकी की विशेष चुनौतियों का विश्लेषण करता है। अब आप जानते हैं कि 66.5 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होगा, वहां पे आप सुनते होंगे कि कनाडा, अलास्का, रशिया, ऐसे क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में होती है, यानी कि हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है। तो अब ऐसे जो कंडीशन है या इस तरह के जो वातावरण है, इसमें पेड़ लगाना कितना मुश्किल होता है, तो उसकी चुनौतियों का विश्लेषण करना और वहां पे वानिकी को प्रोत्साहित करना ही बोरियल वानिकी या बोरियल फॉरेस्ट्री कहलाता है। अब आगे देखते हैं वृक्ष प्रजनन या ट्री ब्रीडिंग को। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। आजकल आप देखते होंगे कि जो हम टमाटर खाते हैं वो हाइब्रिड आते हैं, या बहुत सारे ऐसे फल और सब्जियां हैं जो हम उनके मूल रूप में नहीं खाते हैं, उन्हें हम किसी न किसी हाइब्रिड या ब्रीडेड फॉर्म में खाते हैं। तो वो जो ब्रीड होती है वो कैसे की जाती है ब्रीडिंग, तो उसके उसका जो पूरा अध्ययन है या उसका जो विधि है, वो सारी एक स्टडी या साइंस या ऐसा विज्ञान होता है जिसे हम पढ़ते हैं वृक्ष प्रजनन या ट्री ब्रीडिंग में। तो यह उन्नत वृद्धि या विशेषताओं के लिए वन स्टॉक को अनुवांशिक रूप से संशोधित चयन करने की विधि है। जैसे कि आपको मैंने पिछली बार में भी बताया था कि जब हम अर्बन फॉरेस्ट्री पढ़ रहे थे या शहरी वानिकी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको तब भी बताया था कि शहरों में जो वृक्ष प्रजातियां लगाई जाएंगी वो ऐसी वृक्ष प्रजातियां नहीं होंगी जो जो प्राकृतिक वनों में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक वनों में जो वातावरण होता है वो उनके अनुकूल होता है, लेकिन शहर में जो वातावरण होता है वो इतना प्रतिकूल होता है कि किसी भी वृक्ष के लिए उसको वहां पर पनपना और अपनी पूरी जीवन की जो साइकिल है उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे प्रदूषण भले वातावरण में उन उन वृक्ष प्रजातियों का चुनाव किया जाता है जो ऐसी जगह पर अच्छी तरह से अपने आप को फल फूल सके। तो ऐसी वृक्ष प्रजातियों को कई बार क्या होता है कि ब्रीड हाइब्रिड फॉर्म में लाया जाता है, यानी कि ब्रीड करके लाया जाता है। कि जैसे आप जानते होंगे जो मैंग्रोव प्रजातियां हैं वो कैसी होती हैं, वो पानी में भी सरवाइव करती हैं और थोड़ा लैंड में भी सरवाइव करती हैं। तो ऐसे मिक्सचर जो होता है हाइब्रिड वाला, वो जो है वृक्ष प्रजनन या ट्री ब्रीडिंग के अंतर्गत आता है।
तो इस बाद हम देखते हैं लघु रोटेशन वानिकी या शॉर्ट रोटेशन फॉरेस्ट्री। ऐसे जंगल का प्रबंधन करना जो तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों को जैव आधारित ऊर्जा फसल के रूप में घरेलू उपयोग और बिजली स्टेशनों में व्यावसायिक उपयोग के लिए अकेले या कोयले जैसे अन्य ईंधन के संयोजन के रूप में उपयोग करता है। लघु रोटेशन वानिकी या शॉर्ट रोटेशन वानिकी। अब आप इससे समझ गए होंगे कि जो ऊर्जा देने वाले बिजली संयंत्र होते हैं या घरेलू उपयोग में ऐसी फसलों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि आजकल कोयले के साथ बहुत सारा बायोमास भी साथ में जलाया जाता है ताकि ऊर्जा के लिए जो कोयले की खपत है वो कम हो और जो बायोमास है उससे हम ऊर्जा बना सके, क्योंकि बायोमास हमारे यहाँ आजकल आप जानते होंगे कि जिस तरह से जो हम अनाज खाते हैं या हमारे यहाँ जो सब्जी है, ये सारी चीजें एक समय के बाद उसमें से जितना भी भाग होता है वो हम खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं और जो भी बचता है वो एकदम बेकार वेस्ट होता है। और उस वेस्ट को यदि हम बायोमास के रूप में ऐसी जगहों पर ऊर्जा फसल के रूप में इस्तेमाल करें, जैसे जेट्रोफा आपने सुना होगा, उसे हम ऊर्जा फसल के रूप में उपयोग करते हैं। तो इन सारी चीजों को कोयले जैसी संयंत्रों में जहां पर जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हें क्या कहेंगे? लघु रोटेशन वानिकी। और लघु रोटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी फसलों की जो मांग है वो कम समय में ज्यादा की होती है, मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा वो उग जाए और उसका जीवन चक्र जो है, लाइफ साइकिल जो है वो कम से कम हो। यानी आज लगाया 1-2 महीने में पूरी फसल तैयार होकर आपको मिल जानी चाहिए, इसलिए उसे शॉर्ट रोटेशन फॉरेस्ट्री कहते हैं। अब क्या है? पर्यावरण वानिकी या को फॉरेस्ट्री या इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट्री। अब ये क्या होता है? ये वृक्षारोपण प्रथाओं पर जोर देता है जो पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कि पर्यावरण ऐसी वानिकी का ऐसी तकनीक का प्रयोग करना जो पर्यावरण के अनुकूल हो या पर्यावरण के साथ चले, इसलिए यहाँ पर आप शब्द देख रहे होंगे को फॉरेस्ट्री, मतलब उसकी दोस्त बनकर चले, उसे हम को फॉरेस्ट्री कहेंगे। तो वृक्षारोपण प्रथाओं पर जोर देता है जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसके प्रति काफी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे, उसके साथ सहयोगात्मक व्यवहार करे और उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास करे, मतलब पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने में मदद करे। इस तरह से वानिकी का प्रयोग किया जाएगा इसमें, यानी कि वृक्ष लगाए जाएंगे। उसके बाद टेक्निकल वन क्या होते हैं? क्या टेक्निकल फॉरेस्ट्री? किसी विशेष क्षेत्र को जंगल विकसित किया जाता है जिससे कि हम लकड़ी प्राप्त कर सके, तो वो क्षेत्र टेक्निकल फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर आपने वानिकी की यानी कि जंगल वहां पर विकास किया, तो और वहां पर किस लिए किया? ताकि हमें वहां से लकड़ी प्राप्त हो सके, तो बस उसे ही टेक्निकल फॉरेस्ट कह दिया जाता है। अब हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी वन को देखें तो कृषिकृत भूमि जहां पर कृषि करते हैं को छोड़कर जो खाली जमीन है और वहां पर प्राकृतिक रूप से क्या हो, वनस्पति उत्पन्न हो जाए तथा आंशिक रूप से जो अन्य जीव हैं जैसे वन्य जीव हैं वो भी निवास करने लगे, तो इन सब के समायोजन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी वन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक पारितंत्र विकसित हो गया है जहां पर किसी ने पेड़ नहीं लगाए हैं बल्कि वहां पर प्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न हो गए हैं पेड़ और उससे एक जो जंगल बना है उसे हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी वन कहेंगे। तो ये आप जैसे कि देख रहे होंगे कि ये हमारा पूरा जो है ये हमारा एक आप इसे ये मान सकते हैं कि ये एक पर्वत है और उसके नीचे से ऊपर की तरफ किस तरह के वन पाए जाते हैं ये दिखाया गया है। और ऐसा ही जो चित्र है वो हमें कहाँ पे मिलता है? पृथ्वी में मिलता है जब हम भूमध्य रेखा से उसके पोल्स की तरफ जाते हैं यानी कि उनके ध्रुवों की तरफ जाते हैं। तो पहले हमें क्या मिलता है? ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, फिर टेम्परेट उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, फिर सब आर्कटिक यानी उप आर्कटिक क्षेत्र और फिर आर्कटिक क्षेत्र। तो इनमें क्या होता है कि ये पहला होता है उष्णकटिबंधीय वन, फिर उपोष्ण वन, फिर बोरियल यानी कि जो टैगा की मैंने बात कही थी, यहाँ पे कोणधारी या नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाएंगे। फिर टुंड्रा जो होता है इसका मतलब ही होता है कि ये एक बंजर जगह है जहां पर वनस्पति के नाम पे सिर्फ कुछ लाइकेन, मॉस और काई जैसे कुछ पादप उगते हैं और बहुत कम ही यहाँ पर जो है जैव विविधता पाई जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि इकोलॉजी वन क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं वनों को।
तो वन जो होते हैं, अभी हम वन ही पढ़ रहे हैं, ये आपने देखा होगा। इसके बाद हम जो है मुख्य जो वानिकी के, उसके बाद हम वानिकी पढ़ेंगे। तो अभी हमने महत्वपूर्ण शब्दावलियां पढ़ी, पहले वन से शुरुआत की थी और अब वन से ही खत्म कर रहे हैं। तो वन को हम मुख्यतः दो तरह से पढ़ते हैं, प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। तो प्राकृतिक वन क्या होते हैं? इसको लगाने में मानव जाति की कोई भूमिका नहीं होती। प्रकृति मतलब क्या हुआ कि सब स्वयं खुद ब खुद हुआ है, इसमें मानव जाति ने कोई भूमिका नहीं निभाई, यानी कि किसी ने पेड़ नहीं लगाए, ये खुद ब खुद लगाए गए हैं। जैसे कि गिर फॉरेस्ट गुजरात होता है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, काशी हिल मेघालय, काजीरंगा आसाम में, ये सब खुद ब खुद प्रकृति ने लगाए हैं। किसी भी मानव ने वहां जाके ना बीज का आरोपण किया है, ना वहां पर कोई किसी भी तरह की वानिकी की प्रथा को अपनाया है। अब इसमें एक आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कि जो यादव पायेंग जी हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसे आप एज अ फैक्ट याद रख सकते हैं। अब मानव निर्मित वन क्या होते हैं? इसको लगाने में मानव जाति की भूमिका होती है। इसका उद्देश्य पेड़ प्राप्त करना होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि ये जो आपकी सड़क है, इसके किनारे दोनों तरफ जहाँ पे देखिए कि वृक्षों की पट्टी लगाई गई है। अब ये जो वृक्ष की पट्टी है, ये आप जानते हैं कि किसी ना किसी अ, मानव ने लगाई होगी, या किसी ना किसी मतलब वन विभाग के लोगों ने लगाई होगी, या ये जो रोड अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, इन्होंने लगाई होती है हरित पट्टी। जैसे कि आप जानते होंगे अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHAI, उन्होंने भी बोला है कि हम हरित पथ को बनाएंगे। तो वो क्या करेंगे? जो रोड है, सड़क है, उसके किनारे पेड़ लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक वन तरह फॉरेस्ट बन गया है ये अपने आप में। तो इसे हम किसने लगाया? मानव ने लगाया, हमने लगाया। तो इसको लगाने में मानव जाति की भूमिका हो गई। और इसका उद्देश्य क्या था? आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, कार्बन सिंक बनाए, कार्बन स्टॉक बनाए। आपकी जो सड़क है उसमें वन्य जीवों का यहाँ से, इसे मैं मिटा के बताती हूँ कि इससे क्या होता है। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप ये सड़क के किनारे पेड़ लगा देते हैं, तो इससे जो गाड़ियां यहाँ पर चलती हैं, इससे जो ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जो वो धुआं छोड़ते हैं डीजल का, वो सब ये पेड़ जो है वो सोख लेते हैं। तो ये एक अच्छे कार्बन स्टॉक का काम करता है, अच्छे कार्बन सिंक का काम करता है, और हरित मफलर भी कहलाता है। तो इस तरह से मानव निर्मित वन की अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब मुलाई रिजर्व जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, वो एक क्या है? मानव निर्मित वन है। नीलाम्बूर टीक फॉरेस्ट या नीलाम्बूर सागौन का जंगल, ये भी मानव निर्मित वन है। फिर दुर्ग जिले में, ये अभी करंट अफेयर है, जो छत्तीसगढ़ है, उसके दुर्ग जिले में नंदनी की खाली पड़ी खदानों की 1885 एकड़ जमीन पर मानव निर्मित जंगल तैयार किया जा रहा है। ये आप एज अ फैक्ट या करंट अफेयर याद रख सकते हैं कि जो नंदनी की खाली पड़ी खदानें, अब नंदनी की खदानों के बारे में आपको सर्च करना है जाके कि ये किस चीज की खदानें हैं, इनमें क्या पहले क्या इससे उत्खनन किया जाता था, और इन खदानों को अब बंद कर दिया गया है, और अब यहाँ पर मानव निर्मित जंगल तैयार किया जा रहा है। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है। और ये खदानें दुर्ग जिले में है, छत्तीसगढ़ में, ये भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब वानिकी पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने वन और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावलियों को खत्म कर लिया है। अब हम वानिकी पढ़ रहे हैं। अब जैसे वानिकी जो है, ये आपके सब्जेक्ट का भी नाम है, फॉरेस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है कि वृक्षों को लगाना। अब वृक्ष लगाएंगे तो कोई ना कोई मानव ही लगाएगा इसे, और इसका प्रबंधन भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रबंधन की प्रक्रिया, वृक्ष लगाना, वृक्ष को बड़ा करना, ये सब कुछ वानिकी के अंतर्गत आता है। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। जब हम वन के बारे में सोचते हैं, तब हमें हरे भरे पेड़ हमारी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। ये वन की एक सामान्य परिभाषा है। लेकिन जब एक बीज अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फिर एक विशाल वृक्ष बनता है, उसके बाद उसकी कटाई होती है, और ये प्रक्रिया चलते रहती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को वानिकी कहते हैं। ये आप इससे समझ पाएंगे कि वानिकी कितना गहन विषय है, जिसमें हम बीज बीज से लेकर उसके वृक्ष बनने तक उसकी पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। अध्ययन करना ही वानिकी है। अब वानिकी की हम टेक्निकल परिभाषा को देखें, तो वानिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान लेते हुए वृक्ष के निर्माण, संरक्षण, उसके वैज्ञानिक प्रबंधन और संसाधनों के उपयोग से संबंधित है।
अब निर्माण, संरक्षण, वैज्ञानिक प्रबंधन और संसाधनों का उपयोग, क्या हमने ये पूरी प्रक्रिया को निभा लिया? इसलिए इस तरह से वानिकी की परिभाषा को आप समझ सकते हैं कि वानिकी एक ऐसा विज्ञान का विषय है जिसमें सैद्धांतिक मतलब सिद्धांतों का भी इस्तेमाल होता है, प्रायोगिक ज्ञान का भी इस्तेमाल होता है, और दोनों के समायोजन से वृक्ष के निर्माण का, संरक्षण का, उसके वैज्ञानिक प्रबंधन का और उससे जो हमें उपज मिलने वाली है संसाधनों के रूप में, तो उसके उपयोग का पूरा ज्ञान सम्मिलित होता है। तो अब वानिकी के अंतर्गत क्या होते हैं, मुख्य सिद्धांत क्या है, ये देख लीजिए। उत्पादन वानिकी होता है। उत्पादन वानिकी में हम क्या करते हैं, उत्पादन का अध्ययन करते हैं कि वानिकी को लगाने के बाद किस तरह से हमें उत्पादन मिलेगा। मापन में उसका मापन किया जाता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में फॉरेस्ट मेंसुरेशन करके एक टॉपिक पढ़ाया था, या फिर वन क्षेत्र नीति के बारे में बताया था, वो यही था, मापन वानिकी के बारे में था। वन प्रबंधन वानिकी, वन के प्रबंधन के संबंध में। वन पारिस्थितिकी वानिकी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, फॉरेस्ट्री, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। तो इस तरह से इसके ये मुख्य सिद्धांत है। अब वानिकी के प्रकार जो है, मुख्य रूप से वानिकी को निम्न प्रकार में बांटा जाता है, जिसमें इंटेंसिटी फॉरेस्ट्री या तीव्रता वानिकी। तीव्रता वानिकी क्या होती है, उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है गहन वानिकी यानी कि इंटेंसिव फॉरेस्ट्री, और एक होता है व्यापक वानिकी यानी कि एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। अब इंटेंसिव यानी कि गहन, गहन हम कृषि भी पढ़ते हैं, यानी कि क्या, कि दो फसलों के बीच में जो दूरी है वो कम से कम हो और प्रति हेक्टेयर या प्रति स्क्वायर किलोमीटर या पर यूनिट एरिया में हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो, ये हम पढ़ते हैं गहन कृषि में। अब गहन वानिकी में क्या हुआ, अब जो फसल थी उसको आप वृक्ष से प्रत्यारोप बदल दीजिए और प्रत्यारोपित कर दीजिए, तो उस वही जो परिभाषा है वो गहन वानिकी की हो जाएगी। जब हम कम क्षेत्र में ज्यादा फसल लेते हैं तो उसे गहन वानिकी कहते हैं। तो यहाँ पे फसल क्या होगी, यहाँ पे जो फसल होगी वो वृक्ष होंगे जो कि हम वानिकी में लगाने वाले हैं। अब व्यापक वानिकी या एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री क्या होता है, जब हम एक जमीन में एक से अधिक फसल लेते हैं, जैसे खाद्य, चारा, ईंधन, अर्थात बहुउद्देशीय फसल लेते हैं, तो उसे व्यापक वानिकी या एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री कहते हैं। यानी कि जब हम फसल यानी कि वृक्षारोपण इस तरह से करें कि उससे हमें बहुत सारे जो आउटपुट मिले या बहुत सारे हमें बहुउद्देशीय हमारे जो काम है या फसल मिल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री या व्यापक वानिकी कहेंगे, क्योंकि इससे हमारे व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। जैसे उसमें हमें खाना भी मिल रहा है, चारा भी मिल रहा है, ईंधन भी मिल रहा है। तो इस तरह से बहुउद्देशीय फसलों या बहुउद्देशीय वृक्षों या बहुउद्देशीय उपजों को पाने के लिए जो वानिकी का प्रयोग किया जाता है उसे व्यापक वानिकी या एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री कहते हैं। अब एक और टर्मिनोलॉजी आ गई, सुरक्षा वानिकी यानी कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। अब सुरक्षा वानिकी क्या होता है, सुरक्षा की दृष्टिकोण से, जैसे कि मृदा अपरदन को रोकने के लिहाज से जो वानिकी की जाएगी वो सुरक्षा वानिकी कहे जाएगी। जैसे कि अब आप जानते हैं कि पेड़ लगाने के हजारों फायदे होते हैं। पेड़ लगाने से क्या होता है कि जो इसका जो ये जो जड़ों का जो जाल है जिसे रूट सिस्टम कहते हैं, ये अपने आसपास जो मृदा है और पानी है उनके कटाव को रोक कर रखता है। इससे क्या होता है कि ना हमारा भूमि का स्खलन हो सकता है, ना एकदम से पानी में की वजह से तेज बाढ़ आ सकती है, ना मृदा जो हमारे यहाँ की उपजाऊ मृदा है ये उड़कर कहीं दूर जा सकती है, ना ही वो ये जो मृदा जो उड़ के जाएगी वो किसी ना किसी जल निकाय को गंदा कर रही होगी, तो इससे भी बचा जा सकता है। तो इस तरह से पेड़ लगाने के हजारों फायदे मिलते हैं। तो जब ये सुरक्षा के रूप में हमें मिले तो इसे क्या कहेंगे, सुरक्षा वानिकी या प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। उत्पादन वानिकी क्या होता है, उत्पादन वानिकी ये होता है कि उत्पादन के आप वानिकी का मतलब ये हुआ कि आप वृक्ष लगा रहे हैं। अब आपका वृक्ष लगाने का उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना। उत्पादन किस तरह से, आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से। तो इस तरह से उत्पादन के उद्देश्य में रखते हुए अगर आप वानिकी कर रहे हैं यानी कि वृक्ष लगा रहे हैं, तो उसे हम उत्पादन वानिकी कहेंगे। यानी कि उसका क्या, उससे हमें क्या मिलेगा, आर्थिक रूप से, जैसे कि खेती करके पैसा कमाना, औद्योगिक रूप से लकड़ी उत्पादन करके उपयोग में लाना। तो इस तरह से
जो उत्पादन वानिकी का हमारा उद्देश्य ही क्या है कि हम कोई ना कोई उत्पाद उसमें से लेने वाले हैं। वानिकी करने के बाद या पेड़ लगाने के बाद हमें कुछ ना कुछ उत्पाद के रूप में मिलने वाला है। तो इसे हम एक और तरह से पढ़ेंगे। जब हम वानिकी को अच्छी तरह से क्लासिफाई करेंगे या उसका वर्गीकरण करेंगे, तो इन्हें हम फिर से देखेंगे कि इन्हें किस उद्देश्य के आधार पर किस तरह से बांटा जाता है, फिर उसके उपयोग के आधार पर किस तरह से बांटा जाता है। तो अभी ये टर्मिनोलॉजी के नाम पे या शब्दावलियों के नाम पर हम इसे पढ़ रहे हैं। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक पार्श्वभूमि में पहुंच गए हैं, जिसमें हम जो वृक्ष है या वानिकी है या इन सारे विषयों की चर्चा पहली बार कब हुई इतिहास में, उसे हम देखेंगे। तो ये वैदिक काल में प्राचीन भारतीय ग्रंथ और साहित्य जो है वो वन प्रबंधन का उल्लेख करते हैं। हमारे जो वैदिक काल है, जिनमें 4 वेद लिखे गए थे, उनमें जो ये जो प्राचीन ग्रंथ है और उनका जो पूरा साहित्य है, वो सारे के सारे उनमें क्या है कि वन प्रबंधन का उल्लेख मिलता है। मतलब हमारे जो पुराने लोग थे वो भी वन प्रबंधन के बारे में जानते थे और उनका उल्लेख वो अपने साहित्य में करके गए हैं, जिनमें प्रबंधित वनों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। मतलब वो उनका वैज्ञानिक अध्ययन भी करते थे प्रबंधन का। औपनिवेशिक शासन के साथ जो धार्मिक ग्रंथ है, मतलब उनके औपनिवेशिक शासन के ग्रंथों में भी और धार्मिक ग्रंथों में भी, जैसे आरण्यक है, उपनिषद है, इनमें भी उपनिषद है, स्मृतियां हैं, इनमें भी कई विवरण ऐसे शामिल हैं जिनमें वनों का उपयोग और प्रबंधन शामिल है। तो इस तरह से हमने देखा कि इतिहास में भी वन प्रबंधन, वानिकी जैसे शब्दों की चर्चा भी की गई है और उनके बारे में काफी उल्लेख भी मिलता है। ऐसे ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमि में आगे देखें तो वैदिक काल में ही जो हिमालय है वो हमारे लिए सबसे बड़े संसाधनों का क्षेत्र है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ये उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक पूरा फैला हुआ एक लंबी पहाड़ों की श्रृंखला है। इनमें बहुत सारे औषधि पौधे और कई सारे संसाधन पाए जाते हैं और इनका उल्लेख वैदिक काल से ही किया जा रहा है कि जो हमारे पूर्वज थे वो हिमालय की औषधियों का उपयोग जानते थे और उनके बारे में जानते थे। और इसी तरह से उसमें उसका उल्लेख हमें वैदिक काल के बहुत सारे साहित्यों में मिलता है। और ये किस तरह के साहित्य हैं? इनमें से अरण्यक या जंगल, जैसे कि संस्कृत में अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल, और अरण्यक का मतलब क्या होता है? जंगल में। तो जंगल में इन सब बातों के बारे में जब वो लोग जाते थे और वहां से जो ज्ञान अर्जित होता था उसे लाकर अपने साहित्यों में जगह देते थे या लिखते थे। जिसमें हम देखते हैं कि जो एक बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, इसका अनुवाद क्या होता है? ग्रेट फॉरेस्ट टेक्स्ट। तो फॉरेस्ट टेक्स्ट से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इसने क्या किया है? वानिकी परंपराओं के दृष्टिकोण को विशेष रूप से महत्व दिया है। अब जैसे कि आपने देखा कि हमारे वैदिक काल में हिमालय के बारे में बताया गया है, उनके साहित्यों में अरण्यक है जिसका मतलब ही है कि जंगल की बात हुई है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद है, उपनिषदों में भी जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें वानिकी परंपराओं का उल्लेख है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे इतिहास से ही वानिकी जैसे शब्द या इस विषय की शुरुआत हो गई थी, जिसे हम आज मॉडर्न एरा में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजों या प्रथाओं को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जो पुराने लोग भी इस्तेमाल किया करते थे। तो इस तरह से जो वानिकी का सब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ नया नहीं है, वो वैदिक काल से चला आ रहा है। और इसे हम और आगे देखेंगे कि किस तरह से मौर्य काल में और किस तरह से अशोक ने इनसे संबंध में कुछ निर्णय दिए थे। तो हम आगे देखते हैं। तो अच्छा, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए, हमें सुधार बताइए कि हमें और क्या-क्या सुधार करने चाहिए। और यदि आपको लगता है कि हमारा काम अच्छा है, हमें मोटिवेट करना चाहिए, तो ज़रूर से ज़्यादा दोस्तों को हमारे जो वीडियोज़ हैं, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर हम कल ये देखेंगे विष्णु पुराण के बारे में, मौर्य काल के बारे में, अर्थशास्त्र में वानिकी के बारे में, फिर औपनिवेशिक काल के बारे में जो बहुत। ओके, थैंक यू गाइस।
तो आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो आपको हमारे ये जो पीपीटीज़ हैं, इनकी पूरी की पूरी पीडीएफ फ्री प्राप्त हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आप जो भी ये जो पीपीटी है, आप अगर इसे एज़ अ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के नीचे दिया गया है। ओके, थैंक यू।